हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू श्योर इंक्रीमेंट। आज हम मॉड्यूल बी का सप्लाई एंड डिमांड का चैप्टर 13 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल येट, प्लीज़ मेक श्योर you subscribe our channel, and if you want any study material regarding JIB, you must visit our Telegram channel Sure Increment JIB. Also, we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेबलिन गुड्स। In the last chapter, we had studied about demand, demand curve, and shift in demand. So, with continuation in that chapter, the next topic is Veblen goods. This is named after the economist Thurston Veblen, who pioneered the principle of conspicuous consumption. एक इकोनॉमिस्ट थे थ्रस्टन वेबलिन, इनके कारण ही इन गुड्स को वेबलिन गुड्स का नाम दिया गया था। थ्रस्टन वेबलिन ने एक प्रिंसिपल दिया था कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन का, जो कि हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेबलिन बिकम मोर वैल्यूएबल एज द प्राइस राइजेस। वेबलिन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं जैसे जैसे उनका प्राइस बढ़ता है और वैसे वैसे ही उनका डिमांड बढ़ता है। हालांकि होता क्या है कि किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड यूजुअली कम होती है, बट वेबलिन गुड्स क्या होते हैं कि जो जितने ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं उतना ही उनका प्राइस बढ़ता है और उतनी ही उनका डिमांड भी राइज होती है। When a commodity is expensive, its worthy and utility are thought to be greater. अगर कोई चीज़, कोई गुड, कोई कमोडिटी एक्सपेंसिव है तो यूजुअली क्या लोग सोचते हैं कि इसकी वर्थ ज़्यादा है तो इसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी, और वो सोचते हैं कि इसे ज़्यादा परचेज करना चाहिए, इसी कारण उसकी डिमांड भी बढ़ती है। एंड हैंस डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, और इसी के कारण कमोडिटी की क्या है, जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। This is due to perception that expensive means better quality and positioning of goods, making them in restricted quantity affordable by few. अब ये क्या परसेप्शन होता है लोगों का कि एक्सपेंसिव है इसका मतलब है उसकी क्वालिटी अच्छी है। एग्जाम्पल ऑफ हाई प्राइस सेल फोन मॉडल एंड डिज़ाइनर बैग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेबलिन गुड्स दैट आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका वेबलिन गुड्स का एग्जाम्पल क्या है कि जो हाई प्राइस सेल फोन है वो और जो डिज़ाइनर बैग्स हैं वो वेबलिन गुड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एक्सेप्शंस हैं किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। दीज ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी जो परचेजिंग है वो कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम कर देते हैं तो पीपल क्या है उसे ज़्यादा खरीदने की तरफ जाते हैं। सो आई होप आपको वेबलिन गुड्स समझ आया होगा। होता क्या है, वेबलिन गुड्स क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं जैसे जैसे उनका प्राइस बढ़ता है और वैसे ही उनकी डिमांड भी बढ़ती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिफिन गुड्स। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन। गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफिन ने। दीज आर कमोडिटीज़ दैट आर इन्फीरियर इन कंपेयर टू लग्जरी आइटम्स। अब ये कौन सी कमोडिटीज़ हैं? ये जो लग्जरी आइटम है उससे कंपेयर किया जाए तो सस्ती हैं, इन्फीरियर हैं। However, a distinguishing feature of Giffen goods is that when the price rises, so does their demand. अब गिफिन गुड्स का एक फीचर क्या है कि जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता है तो वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस होल्ड इज़ कंज्यूमिंग राइस एंड पोटैटोज एंड स्पेंडिंग ₹300 पर मंथ। अब कोई घर का एग्जाम्पल लें, मंथ में ₹300 स्पेंड करता है। कैसे कैसे? वो 10 किलो तो राइस लेता है, उसका प्राइस क्या है, ₹10 पर केजी, तो ओवरऑल ₹100 वो राइस पे खर्च करता है। ऑन द अदर हैंड अगर पोटैटोज़ लेता है 10 किलो और एट द प्राइस ऑफ 20, तो टोटल 200, 100 ये अमाउंट और 200 ये अमाउंट, टोटल वो ₹300 स्पेंड करता है। अब आगे क्या, इफ़ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 10 to 12 रुपीज़, देयर कंजप्शन विल नॉट डिक्रीज।
अब क्या है, अब जो राइस है वो बेसिक नेसेसिटी है, क्या है वो इन्फीरियर गुड है, लग्जरी आइटम नहीं है, इन्फीरियर गुड है बट ज़रूरी आइटम है। तो क्या होता है, जब राइस का प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये होता है तो उसका कंजप्शन जो है वो कम नहीं होता है। दे विल कंज्यूम फ्यूअर पोटैटोज, वो क्या करते हैं ऑन द अदर हैंड, जो पोटैटोज हैं उसको कम कंज्यूम करने लग जाते हैं। सेम 10 kg ऑफ राइस फॉर 120 एंड 9 kg ऑफ पोटैटोज फॉर 180। तो वो क्या होता है, उसी 300 रुपीज़ में जो 10 से 12 रुपये हुए हैं तो 120 रुपीज़ के वो राइस खरीद लेते हैं, और जो पोटैटोज़ जो हैं वो 1 kg कम करके 180 रुपीज़ के पोटैटो खरीद सकते हैं उसी बजट में, उतना ही स्पेंड करके। इन्फीरियर गिवन गुड्स आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड हमने ऊपर भी बताया था आपको क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक एक्सेप्शन है, कौन सा, इन्फीरियर और गिवन गुड्स। द गिवन गुड्स नोशन इज शोन बाय द आयरिश पोटैटो फेमाइन। अब ये गिवन गुड का कहाँ से कंसेप्ट आया था, जब आयरिश में पोटैटो फेमाइन आया था। द पोटैटो इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयरिश क्विजीन। When the price of potatoes rose during the potato famine, people spent less on luxury items like meat and bought more potatoes to keep in their diet। कि आयरिश लोगों की क्यूजीन में पोटैटो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या हुआ कि जब पोटैटो फेमाइन के दौरान जो पोटैटो का प्राइस था वो बढ़ा, लोगों ने क्या किया कि लग्जरी आइटम्स को कम खरीदते हुए और मीट जैसे चीज़ों को कम खरीदते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो को खरीदा ताकि वो अपनी डाइट को पूरा कर सकें। एज द प्राइस ऑफ पोटैटो रोज इट वॉज स्टिल अफोर्डेबल बीइंग अ चीप गुड। हालांकि जो आलू का रेट था वो बढ़ गया था, बट इतना भी नहीं बढ़ा था कि लोग उसे अफोर्ड ना कर पाएँ, इसलिए कि पोटैटो के रेट बढ़े बट इट वॉज स्टिल अफोर्डेबल। वो अफोर्डेबल था तब भी क्योंकि एक चीप गुड है, इन्फीरियर गुड है। सो डिमांड डिड नॉट फॉल। अब फेमाइन में क्या हुआ, पोटैटो का जो प्राइस था वो एकदम ऊपर गया, बट क्या हुआ, इसकी डिमांड में कोई डिक्लाइन नहीं हुआ क्योंकि ये एक गिवन गुड है, इन्फीरियर गुड है, नेसेसिटी गुड है, इसलिए इसके प्राइस में कोई डिक्लाइन नहीं आया, रिजल्टिंग इन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन हुआ क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो कंजप्शन है वो कम होती है। बट यहाँ क्या हुआ, जो पोटैटो का जो रेट था वो बढ़ा, बट क्या हुआ, लोगों ने उसको उतना ही खरीदा या ज़्यादा खरीदा, तो ये एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हुआ। Our next topic is necessary goods and services. Another exception to the law of demand is the purchase of necessities or basic item। अब लॉ ऑफ डिमांड का एक और एक्सेप्शन क्या है कि परचेज ऑफ नेसेसिटीज़, जो बेसिक गुड हैं उसको परचेज करना लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। लेट अस सी कैसे। If the price of necessities such as medicines or basic staples such as sugar and salt rises, people will continue to purchase them। अब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक मेडिसिन्स, शुगर, सॉल्ट, अगर इनके रेट बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही खरीदना कायम रखेंगे जैसे वो पहले खरीदते थे। द प्राइस ऑफ दीज आइटम हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर दैम। अब क्या है कि इन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक गुड्स हैं, इसके ऊपर क्या है, डिमांड कम ज़्यादा होने के कारण, प्राइसेस कम ज़्यादा होने के कारण डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट्स ट्राई टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। हालांकि गवर्नमेंट भी है जो इसके प्राइस को कंट्रोल करने में लगातार ट्राई करती रहती है कि इनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ गुड हैं उनका प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जाए। सो अनदर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज चेंज इन इनकम। द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट में अल्टर इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इनकम। अब किसी भी प्रोडक्ट की या अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज आ सकता है, कब, जब लोगों की इनकम में चेंज आए, जब इनकम बढ़े या कम हो, वैसे ही किसी न किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कम या ज़्यादा चेंज आ सकता है। इफ़ ए हाउस होल्ड इनकम राइजेज दे मे परचेज मोर थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इंक्रीज, रेजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब किसी अगर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे, रिगार्डलेस, ये ना देखते हुए कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और अगर किसी चीज़ को परचेज़ किया जाएगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो उनके प्राइस भी बढ़ेगा। सिमिलरली, इफ़ देयर इनकम हैज़ रिड्यूस्ड, इंडिविजुअल्स में पोस्टपोन परचेजिंग ए गुड इवन दो इट्स प्राइस हैज़ डिक्रीज। और ऑन द अदर हैंड, अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी तो वो जो उनकी परचेजिंग है, कोई भी गुड उनको ख़रीदना था उसको वो पोस्टपोन कर देंगे। ऑल्दो अगर उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम भी हो जाए तो भी वो उसको पोस्टपोन करेंगे, बिकॉज उनकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई है।
As a result, change in a consumer income pattern may likewise be considered an exception to the law of demand. अब इसी के कारण जब जो चेंज होगा इनकम में, उसके कारण जो डिमांड में शिफ्ट होगा, ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो फ्रेंड्स, हमने पहले डिमांड का पूरा पढ़ा. डिमांड का जो शेड्यूल है, डिमांड का कर्व है और उसकी शिफ्ट है, देन उसके एक्सेप्शंस, ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी. अब वही हम सप्लाई को देखेंगे कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई में शिफ्ट क्या होता है. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, द सप्लाई शेड्यूल. लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई. हम डिमांड से सप्लाई की तरफ चलते हैं. द सप्लाई साइड ऑफ मार्केट टिपिकली इन्वॉल्व्स द टर्म on which businesses produced and sell their products. The supply of tomatoes tells us the quantity of tomatoes that will be sold at each tomato price. More precisely, the supply schedule relates the quantity supplied of a goods to its market price, other things being constant. जो सप्लाई साइड होती है मार्केट की, वो किससे रिलेट करती है कि कोई बिजनेस कितना प्रोड्यूस करेगा और किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा. अब किसी कमोडिटी का एग्जांपल लें तो जैसे टोमेटोज़ हैं. टोमेटो की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है कि कितने टोमेटोज़, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने टोमेटोज़ एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल ऑफ होंगे. द सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व फॉर अ कमोडिटी shows the relationship between its market price and the amount of that commodity that producers are willing to produce and sell, other thing be constant. अब सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, मार्केट प्राइस के बीच में और किसके बीच में कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी अमाउंट को प्रोड्यूस किया जाएगा और उसे बेचा जाएगा, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखें. तो जो सप्लाई कर्व है ये किस किस के बीच में रिलेशन है, मार्केट प्राइस के बीच में और कमोडिटी का एक अमाउंट डेफिनेट कि वो कितना प्रोड्यूस किया जाएगा और कितना सेल किया जाएगा. Next topic is supply curve. The data shows that an apple price of ₹100 per box, no apple will be produced at all. अब इस ग्राफ में अगर इस टेबल में हम देखा जाए तो जब एप्पल का जो ₹100 था, जो सेलिंग प्राइस था, तब क्या थे, प्रोड्यूसर एक भी बॉक्स को क्रिएट नहीं कर रहा था. जो बॉक्स सप्लाइड किए जा रहे थे वो ज़ीरो था. At such a low price, apple cultivators might want to devote their resources to producing other type of products like cereals and pulses that earn them more profit than apples. अब क्या है, बिकॉज एप्पल का प्राइस बहुत कम है, क्या है, एप्पल का प्राइस बहुत कम है, तो जो एप्पल कल्टिवेटर्स हैं वो अपना रिसोर्स डिवोट नहीं करेंगे एप्पल को और सिमिलर प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि सीरियल और पल्सेस में अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. As the price of apple increases, more apples will be produced. अब यहाँ देखा जाए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, 200 रुपये पर बॉक्स हुआ तो प्रोड्यूसर ने 7 बॉक्स प्रोड्यूस किए. जब 300 रुपीज़ पर बॉक्स हुआ तो 12 बॉक्स प्रोड्यूस हुए और जब 400 रुपीज़ बॉक्स हुआ तो 16 बॉक्स हुए. तो जब 500 रुपये हुआ एक बॉक्स का प्राइस तो प्रोड्यूसर्स ने 18 बॉक्स एप्पल कल्टीवेट किए. प्रोड्यूसर्स और सेलर्स उसी कमोडिटी को कल्टीवेट करेंगे जहां उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा. एट इवन हायर एप्पल प्राइसेस, सीरियल मेकर्स विल फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू ऐड मोर वर्कर्स एंड टू बाय मोर ऑटोमेटेड एप्पल जूस मेकिंग मशीन्स एंड एस्टैब्लिश मोर एप्पल फैक्ट्रीज. जैसे जैसे उन्हें दिखेगा एप्पल प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सीरियल मेकर्स की तरफ से अपना रिसोर्स हटाकर एप्पल की तरफ शिफ्ट करेंगे, एप्पल जूस मेकिंग मशीन की तरफ शिफ्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, बिकॉज वहाँ उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है. तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ प्राइस ऑफ एप्पल है, ये एप्पल के बॉक्स का प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ प्रोड्यूसर जो हैं वो सेल कर रहे हैं. अब देखिए, जब 100 रुपीज़ था एप्पल का प्राइस, जब 100 रुपीज़ पर बॉक्स था तो एक भी क्वांटिटी, एक भी बॉक्स नहीं कल्टीवेट किया था प्रोड्यूसर्स ने. जब 200 रुपीज़ हुआ तो कितना हुआ, तब 8 हो गए. जब 300 रुपीज़ हुआ तब 12 हो गए. जब 400 हुआ तो 15 हो गए और 500 हुआ तो 18 हो गए. तो इससे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे प्राइस ऑफ एप्पल बॉक्स बढ़ता है वैसे वैसे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ता है. तो ये जो कर्व बनता है इसका, इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व हमने कैसे देखा था,
ऐसे देखा था, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So let us move to our next topic, forces behind the market supply. In examining the forces determining the total supply in the market, the fundamental point to grasp is that producers supply commodities for profit and not for fun or charity. अब अगर हम रूट लेवल पे समझें मार्केट में होता क्या है सप्लाई में, कि उनका एक जो मेन पॉइंट है, फंडामेंटल पॉइंट है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिनमें उनको प्रॉफिट होता है, ना कि वो सिर्फ चैरिटी और फन के लिए उन कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वन मेजर एलिमेंट अंडरलाइंग द सप्लाई इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर एलिमेंट है जो सप्लाई को हिंडर करता है, सप्लाई को इफेक्ट करता है, कि जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोड्यूसर को कॉस्ट कितनी आ रही है। When production cost for a good are low relative to the market price, it is profitable for producers to supply a retail. अब ऑब्वियसली जब उनको जो प्रोडक्शन कॉस्ट है गुड का कम पड़ेगा, अगर वो कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस से, जो सेलिंग प्राइस है उससे अगर उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा, तो जो प्रोड्यूसर्स के लिए है वो एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी रहेगी और उनके लिए एक अच्छी डील रहेगी। When production costs are high relative to price, firms produce little or switch over to production of other products or may simply go out of business. बट अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है उनके सेलिंग प्राइस से, तो क्या करती हैं फर्म्स, उस कमोडिटी को कम प्रोड्यूस करती हैं या फिर किसी और प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर देती हैं, या फिर ओवरऑल क्या करती हैं, बिजनेस से ही आउट हो जाती हैं। तो क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सप्लाई के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के कारण जो है प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिट जो ज़्यादा होगा या कम होगा इसी पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो इनपुट हैं, जो भी वो किसी कमोडिटी को बनाने के लिए इनपुट दे रहे हैं या उसमें जो टेक्नोलॉजी लग रही है, इन दोनों चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। The price of inputs such as labor, energy or machinery obviously have a very important influence on the cost of producing a given level of input. अब जो इनपुट रहता है वो क्या क्या हो सकता है, वो लेबर हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। ये क्या है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है किसके, इनपुट के, और इसी इनपुट के कारण जो है प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, when petrol prices rose sharply in 1970, the increase raised the price of energy for manufacturers, increased their production cost and lower their supply. अब क्या हुआ, जब 1970 में पेट्रोल प्राइसेस राइज हुए थे, उसके कारण क्या हुआ था, उनका जो एनर्जी के लिए प्राइस लगता था, क्योंकि पेट्रोल उसका सोर्स था, तो जब एनर्जी के लिए जो प्राइस था वो बढ़ गया, उसके कारण क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा और उसी कारण उनको क्या करना पड़ा, सप्लाई में कम करना पड़ा, क्योंकि वो कमोडिटी उनको फिर कम प्रोड्यूस करनी पड़ी और उसके कारण क्या हुआ, उसका सप्लाई भी कम हो गई। तो इसी कारण हम समझ सकते हैं कि जो मार्केट सप्लाई है उसके अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको, मार्केट सप्लाई को। कैसे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स जैसे कि लेबर, एनर्जी, मशीनरी। तो अगर ये एक्सपेंसिव होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसके कारण ओवरऑल जो मार्केट सप्लाई है वो कम हो जाएगी। आई होप आपको मार्केट सप्लाई का ये जो लॉजिक है ये समझ आया होगा। एक और चीज़ देखते हैं हम। बाय कंट्रास्ट, एज कंप्यूटर प्राइसेस फेल ओवर द लास्ट 3 decades, बिजनेस इंक्रीजिंगली सब्सटीट्यूटेड कंप्यूटराइज प्रोसेस फॉर द अदर इनपुट्स। तो अगर हम मार्केट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो अगर कंप्यूटर प्राइसेस फेल हुए, कम हुए, तभी क्या हुआ, कंप्यूटराइज प्रोसेसेस बढ़े किसके अंदर, इकोनॉमी में, बिजनेसेस में, बिकॉज उसका प्राइस कम था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थे और इसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थी और जो फ़ायदा था वो ज़्यादा था, इसलिए इनको ऑप्ट किया गया। बट प्रोडक्शन कॉस्ट आर नॉट ओनली द फैक्टर दैट इफेक्ट्स टोटल सप्लाई। बट क्या है, टोटल सप्लाई के ऊपर जो है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही हिंडर नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है। सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पर्टिकुलरली गुड्स दैट आर अल्टरनेट आउटपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। If the price of one production substitute rises, the supply of another substitute will decrease.
अब क्या है, टोटल सप्लाई सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सम प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करती है। अभी हम आगे देखते हैं वो कैसे। फॉर एग्जांपल, ऑटो कंपनीज टिपिकली मेक सेवरल डिफरेंट कार मॉडल्स इन द सेम फैक्ट्री। किसी एक कार की फैक्ट्री में अलग अलग कार के मॉडल्स बनते रहते हैं एक ही टाइम पे। इफ़ देयर इज़ मोर डिमांड फॉर वन मॉडल एंड इट प्राइजेज, they will switch over more to the assembly lines to making that model and the supply of other model will fall। अब रिलेटेड गुड्स से हम क्या समझेंगे कि अगर एक ही फैक्ट्री में दो टाइप्स ऑफ कार बनती हैं और अगर एक कार की जो है डिमांड है वो ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वो उसी कार को ज़्यादा बनाने में अपना रिसोर्सेज को अप्लाई करेंगे और दूसरी कार को कम करेंगे। और इफ़ द डिमांड एंड प्राइस फॉर ट्रक राइज, द एंटायर फैक्ट्री कैन कन्वर्ट टू मेकिंग ट्रक्स एंड सप्लाई ऑफ कार विल फॉल। और अगर क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड ऐसा हो कि कार को छोड़ के ट्रक्स का जो है डिमांड बढ़ जाए, तो पूरी फैक्ट्री क्या करेगी, कार्स को छोड़ के ट्रक बनाने में लग जाएगी, बिकॉज वो ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और क्या चीज़ें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, हम देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल सप्लाई। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी टोटल सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसिडरेशन डिटरमाइन व्हाट टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड, व्हाइल टैक्सेस एंड मिनिमम वेजेस लॉ कैन बी सिग्निफिकेंटली रेज इनपुट प्राइसेस। अब क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल को भी उनको देखना पड़ता है और जो लोगों की हेल्थ है उनको भी ध्यान में रखते हुए वो कुछ ही टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो उनमें यूज़ कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड टैक्सेस को देखते हुए और मिनिमम वेज को देखते हुए जो लेबर है वो महंगी हो जाती है, जिसके कारण जो है इनपुट प्राइस भी बढ़ जाते हैं। In the local electricity market, government regulation influence both the number of firms that can compete and the price they charge। अब किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम हो रहा है, उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स ही काम करती हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही चार्ज कर सकती हैं वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर लाई करता हो। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज हैव ए मेजर इम्पैक्ट अपॉन सप्लाई एस्पेक्ट्स। वही हमने जो पढ़ा कि गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज़ के कारण जो है सप्लाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फाइनली स्पेशल फैक्टर्स अफेक्ट द टोटल सप्लाई। और एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्पेशल फैक्टर जो कि टोटल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि द वेदर एक्सर्ट्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फार्मिंग एंड ऑन द एग्रो इंडस्ट्री। वेदर के कारण क्या है, फार्मिंग के ऊपर फार्मिंग की जो सप्लाई है वो कम ज़्यादा किसके कारण हो सकती है, वेदर के कारण हो सकती है। ये स्पेशल फैक्टर्स के अंडर आता है। सो आई होप जो फोर्सेस हैं बिहाइंड मार्केट सप्लाई में वो आपको समझ आए होंगी। फोर्सेस क्या क्या हैं हम ब्रीफली देखें कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण सप्लाई कम ज़्यादा हो सकती है। फिर हमने देखा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो इनपुट पे डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे डिपेंड करती हैं। द नेक्स्ट थिंग जो कि टोटल सप्लाई को इफेक्ट करती है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जो टोटल सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। एंड फाइनली स्पेशल फैक्टर्स हैं वो भी टोटल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो फोर्सेस बिहाइंड मार्केट सप्लाई है ये अच्छे से समझ आया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई में शिफ्ट किस कारण आता है, सप्लाई में शिफ्ट क्या होता है। When changes in factors other than the price of the item affect the quantity supplied, we call this change in shift in supply. Supply increases or decreases due to each factor mentioned above or also due to the change in market price। अब क्या होता है कि सप्लाई कम ज़्यादा होती रहती है, जो हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े उसके कारण सप्लाई कम ज़्यादा होती रहती है, और ऑल्सो अगर मार्केट प्राइस चेंज हो तब भी सप्लाई चेंज होती है। However, the correlation between price and supply is depicted by supply curve, which assumes that all other factors are constant। जो हमने सप्लाई कर्व देखा था जो ऐसे बना था वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमने बनाया था। जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रही थी तो हमने वो कर्व बना के देखा, जो सप्लाई कर्व बना था, तो हमने उसमें से एक रिलेशन फाइंड किया था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन होता है। When other factors change, another supply curve will be applicable and the old supply curve will be no more valid। अब जब कुछ अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, क्योंकि जो हमने ये कर्व बनाया था इसके कारण क्या था, अदर फैक्टर क्या थे, कांस्टेंट थे। बट नाउ जब अदर फैक्टर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं तो क्या है, ये वाला जो कर्व है ये नो मोर एग्जिस्ट नहीं करता है, तब एक नया कर्व बनता है। बैंकर्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ like this video and share this video with your colleagues. Also comment down below
अगर आपका कोई भी डाउट इसमें बचा है। थैंक यू।